सो हेलो बच्चों, आई होप एंड आई विश आई एम ऑडिबल ना। लगता है ऐसा कि आवाज़ आ रही होगी। इफ़ एनीवन लेट मी नो, कोई बताए। इज़ दैट सो? इज़ ऑल फाइन? एनीवन? चलिए देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सेकंड पोर्शन, पहला हम लोग का जो सेशन था वो कैलकुलस पे बेस्ड था, जहाँ से एक्सपेक्टेड है 35 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेशन है वो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स ऑफ योर बुक 2, कौन कौन से, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, इस पे बेस्ड ये आपका आज का सेशन है, जहाँ से हम लोग 27 से 28 मार्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो एक क्विक पेस में चलेंगे ना। और पहले वेक्टर 3D है, मेजर पोर्शन है यहाँ पर। ऑफ कोर्स 25-26 मार्क्स में से ही इसका एक बड़ा ही इसका चंक, बहुत बड़ा चंक है वेक्टर 3D का। तो वेक्टर आपको पता होना चाहिए, यू हैव ओनली स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन द कोर्स राइट नाउ। ओके, और 3D ज्योमेट्री में प्लेन वाला पोर्शन हट चुका है। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, आप सबको इतना अवेयर हो गए। सो लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी एंड ए डॉट सी। तो दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है, इसका मतलब ये हो गया आपका कि A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B एंड A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C एंड एंगल बिटवीन B एंड C। तो इसका मतलब ये हुआ कि B डॉट C, हमें पता है जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स का यूज करना है वी यूज डॉट प्रोडक्ट है। सो B डॉट C क्या हो जाएगा? सो दिस इज मॉड B mod C cos थीटा विच इज cos पाई बाय 6 विच इज √3/2। ठीक है, तो B डॉट C हो गया आपका √3/2, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इन यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपका +1 है, मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है? वेक्टर A इज 2 टाइम्स वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ऑफ कोर्स प्लस माइनस टाइम। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए, जो एक कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करें, इसको इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि हम यहाँ पे वेक्टर ए मान लें, चूंकि इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स बी एंड सी, तो मान सकते हैं A1 i कैप, A3 k कैप। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, या प्लस A3 k कैप। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम B वेक्टर के साथ लें, इक्वल टू 0 करें, C वेक्टर के साथ लें, इक्वल टू 0 करें। अच्छा, वो हम नहीं भी कर पाएंगे, रीजन ये है कि हमें A और B वेक्टर दिया नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप वेक्टर मान लें और 2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, 2 इक्वेशन बनाएं, फिर वहां से हम कुछ रिलेशन निकालें और फिर हम वहां पे वेक्टर ए निकालें। लेकिन इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, नाउ व्हाट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाई आई कैन अज्यूम दिस वेक्टर टू बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बोलिए हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। ठीक है, या इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो 2 वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों के परपेंडिकुलर है। सो व्हेन एवर यू नीड अ वेक्टर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हेन एवर we need a vector which is perpendicular to 2 given vectors, we can always start with lambda times b cross c, या यहाँ पे जो भी 2 वेक्टर हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। now how much is it? so magnitude of vector is mod of lambda and mod of b cross c here. so this is 1, mod lambda हमें निकालना है, ये आ गया। अब b cross c कितना? so mod b mod c साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाय 6 आपको दिया हुआ है विच इज हाफ। तो यहाँ से, और ये है 1, ये है 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा इज प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 एंड यू पुट द वैल्यू एंड यू प्रूव दिस स्टेटमेंट। सो एज सिंपल एज दैट। सो द मॉडल ऑफ द स्टोरी, whenever you need a vector perpendicular to 2 given vectors, you can always start with by assuming that vector to be lambda times the cross product of those 2 vector here. Now find the shortest between distance between 2 lines. Direct formula. ये जो लाइन है, this is passing through a point A1 है ना, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स याद है ना, 1
2 3. See, with what are we going to compare? X minus x1 by a1, y minus y1 by b, symmetric form of equation of line है ना बच्चों, z minus z1 by c. So this is the equation with which we are going to compare this thing. Okay, तो x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, a b c आर द drs ऑफ द लाइन. इसके drs हो गए आपके a1 b1 c1 लिख लीजिए 2 3 4. और ये कंपैरिजन तभी संभव है जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तीनों रेशियो में पॉजिटिव 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर है. A2 ये पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रही है, तो 2 4 5 एंड A2 B2 C2 DRs इस लाइन के 3 4 5. नाउ you will write here, as we know, the distance, the shortest distance, of course you will write s dot d dot भी ले सकते हैं, otherwise shortest distance between two lines is given by. So what's the formula? Formula है ये जो point के coordinates हैं उनका difference, so it's x2 minus x1. So I'm just writing it quickly here, for the first time we are using it, तो I'm writing it. ठीक है, ये हो गया आपका पहला row of the determinant. Second is of course किसी भी एक line के drs, तो ये हो गए a1 b1 c1 एंड देन अनदर लाइन के drs a2 b2 c2. इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, या हम यहाँ पे लिखें i कैप j कैप k कैप. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो i कैप j कैप इसका डायरेक्शन वेक्टर ये dr से क्या आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो 2 3 4 इनके drs और ये दूसरी लाइन के drs ये. ठीक है, तो मतलब चलिए यहाँ पे वापस से लिखते हैं a1. आई शुड हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ a1, जो फॉर्मूला एज इट इज जिस फॉर्म में आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों. तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हेयर. ठीक है, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड जो बाहर वाला दो वर्टिकल लाइन है ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है. याद रख, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं. दो कैसे मैनेज करें एक्सपेरिमेंटल से, आदर्श बिल्कुल आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए. डेफिनेटली यू कैन आंसर. ठीक है, आप आंसर करें, है ना, क्योंकि बच्चे उतने ज़्यादा है नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है. सो और चूँकि बोर्ड्स के लिए है ये. माई पॉइंट इज सिंपल फॉर दिस सेशंस. इतने क्वेश्चंस आपको चले जाएं, यदि ये सेशंस कभी भी बच्चा रिकॉर्डेड भी देख लेगा, क्वेश्चंस कर लेगा, तो हमारा पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन इन्हीं में से घूम फिर के अलग अलग डेटा अलग अलग फॉर्म में आने वाले हैं. ओके आदर्श, सो यू डेफिनेटली यू कैन डू इट. एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल सी आई विल आंसर यू. बोर्ड्स और मेंस कैसे मैनेज करें, तो देखिए बोर्ड्स मेंस में भी अभी आपका हमारा सजेशन सबको ये है कि 12th वाला पोर्शन करें. मेंस के आप PYQs कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ 12th वाले पोर्शन पे फोकस करें. जब बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा तो 11th वाले पोर्शन के लिए आपका सफिशिएंट टाइम होगा, कम से कम 20 दिन होंगे. ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो. लाइक आप 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, 4 घंटे आपने मैथ्स में रखे हैं, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप मैथ्स का जो भी चैप्टर उठाएं. whatever your name is, experimental, I don't know, exponential, sorry, it's not experimental, it's exponential. Okay, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ब्राइटनेस अब बढ़ा ली है. हाँ ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि भाई हम रिलेशन फंक्शन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो रिलेशन फंक्शन आपने अपनी थ्योरी पढ़ी, बोर्ड्स वाली भी है ना. आप मान के चलिए थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर है. अब 12th का जो पोर्शन है वो पूरा आपका मिलता है आपके मेंस वाले लेवल से. तो आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE पोर्शन, और बाकी बोर्ड्स का भी यही हाल है. तो आपने सेट रिलेशन की थ्योरी पढ़ी, बोर्ड्स के लेवल पर पूरी कंप्लीट की, और फिर आप चाहें तो 1-1.5 घंटे PYQs मेंस के कर ले उसी चैप्टर के, और फिर आप उसी चैप्टर के PYQs या आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल के, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, हाउ यू राइट द आंसर, आंसर लिखते कैसे हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन डू इट. ओके, ठीक है, आई थिंक आई आंसर्ड यू. कोई और बात है, कोई और कुछ आपको पूछना तो आप बता दीजिएगा, आई विल आंसर. ओके, सो दैट्स इट. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू हियर. सो x2 माइनस x1 कितना, 1 2 and 2. ये पहला रो आ गया 2 3 4 3 4 5. सो इट्स 1 2 2. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार है. सो इट्स 1 2 2 2 3 4 3 4 5. ये डिटर्मिनेंट है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I कैप J कैप K कैप, एंड दिस इज 2 3 4 3 4 5 है ना. नाउ यू कैन सॉल्व इट. मैग्नीट्यूड है, इसको हम डिफरेंट लाइन से कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है. ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व ही कर लेंगे. ठीक है, ये आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो I कैप दिस इज 15 माइनस 16 माइनस 1. आधा शेट आप जल्दी से सॉल्व करिए.
के कैप देखो जल्दी से सॉल्व करने का एक लाभ है। लाभ यह है कि आपको स्पीड दोनों में चाहिए, जे मेंस में भी चाहिए और बोर्ड्स में भी चाहिए। सो इट्स 1 हियर, सो आई कैप 2 जे कैप, ठीक है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6। आदर्श, एम आई करेक्ट है। एंड सिमिलरली फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्टेंस है, हो सकता है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव आए तो आप इसे ऑफकोर्स मॉड लगा के पॉजिटिव बना लेंगे बच्चों। सो दैट्स इट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। अच्छा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समहाउ यदि 0 आ जाए, सो दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 0 आ गया तो लाइन्स आपकी क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और नॉन ज़ीरो है तो वो स्क्यू लाइन्स हैं। आई थिंक आई एम क्लियर, ओके। सो दैट्स इट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। Now isn't that direct? बट ठीक है, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे होने चाहिए, दैट्स द आइडिया। तो एंगल के लिए सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए होता है। इस लाइन के डी आर, तो हम इसे लिखेंगे A1 B1 C1। सो व्हाट इज इट? सो डी आर्स आर 3 4 5। सिमिलरली दूसरे लाइन के डी आर्स A2 B2 C2, इसके डी आर्स हो गए 4 -3, 5। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमें ये ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 रहना चाहिए ऊपर, ठीक है। आई मीन 11, ओके करेक्ट है आदर्श, वेरी गुड, थैंक यू आदर्श। निमित देखिए 11 क्लास में है, एक बुक का नाम हम बता रहे हैं, तो 11 क्लास कंप्लीट हो रहा होगा ना। पहला प्रेफरेंस तो आपका यदि आप किसी कोचिंग में हैं और कोई बुकलेट वर्कशीट सॉरी वो कोचिंग आपको देता है, तो पहला प्रेफरेंस तो आप उसकी वर्कशीट और बुकलेट को रखिए, क्योंकि देखिए सोर्स कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एवर यू टुक अप। अब बट कोचिंग में ही आप मान लीजिए ऐसे आपका मिल रहा है, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जो बुकलेट देती है, तो कम से कम एक चैप्टर पे 400-500 क्वेश्चन। सो इट्स नॉट लाइकली हर बच्चा वो कर सके। वो वही कर सकता है जिसका डेडिकेशन लेवल हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल पे है, ठीक है, और मतलब बिना सोल्यूशन देखे तो वो मुश्किल है। तो पहला प्रेफरेंस निमित आपके लिए ये होना चाहिए, ठीक है, कि आप अपने कोचिंग का सोर्स कंप्लीट करें, जो भी बुकलेट वर्कशीट जो भी मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं है, मान लें ऐसा नहीं है, तो फिर एक बुक लिख लीजिए पुरुषोत्तम कुमार शर्मा, जेई मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार शर्मा। आई डोंट रिमेंबर द पब्लिकेशन हाउस, शायद जी आर बाटला हाउस होगा, जी आर बाटला पब्लिकेशन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। भारती भवन होगा, इन्हीं दो में से 2-3 में से कोई एक होगा, बट लीव इट। आप ये सर्च करेंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है निमित बेटा। सो एंगल तो हमें पता है कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स डी आर नोन, तो A1 A2, तो ये तो सिंपल है। आदर्श बेटा आपने कर लिया होगा, ऑफ कोर्स ये तो मतलब ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे इट्स नो बिग डील है। सो A1 स्क्वायर प्लस बी, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आई थिंक यू पीपल आर ओके विद दैट, इजंट दैट। तो बस पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने से निकल जाएं उतना ही अच्छा है। कुछ नया नहीं अचानक से आपको बोर्ड एग्जाम में लगना चाहिए कि अच्छा ये अचानक से कुछ नया आ गया, सो दैट्स द पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं बचना चाहिए। सो फाइंड द शॉर्टेस्ट। अब देखिए वही क्वेश्चन हमने 3D वाला यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जब आप वेक्टर फॉर्म में ये लाइन की इक्वेशन आती है तो दोनों से आपको काफ़ी अवेयर रहना है, मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल विथ बोथ फॉर्म ऑफ द या निमित बोथ फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन in 3 dimension, whether it's vector form or it's Cartesian form, okay, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वेक्टर ए है, what is it? Vector A is the position vector of the point through which the line pass, and vector B is the direction vector of the line जिसके along है, ठीक है। तो अब ये इसे हम देखें, अच्छा ओके नाइस, ये देखिए ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। वेक्टर आर, इसको पहले आप लैम्डा हैज टू बी द पैरामीटर, तो जो लैम्डा से इंडिपेंडेंट है उसे एक साथ करिए, है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। मतलब मेंस वगैरह पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट ये भी एक छोटा सा अलग ही टाइप की इक्वेशन है, हो गया। अब आप जब कंपेयर करोगे तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब यदि हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो यह है 8, -9, 10, ये हो गया पॉइंट जिससे कि लाइन पास कर रही है, और ये हो गया डी आर्स लाइन के, तो A1 B1 C1, तो 3 आई कैप ऑफ कोर्स, -16 एंड 7 ये आ गया। सो X1 Y1 Z1
द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पास, द डी आर्स ऑफ द लाइन. नाउ सिमिलरली यू नो इट, यहाँ तो डायरेक्ट ही है, यहाँ पे A2, यदि हम इसे A1 कहते हैं तो A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15. आई थिंक इट्स ओके, isn't that बच्चों, ठीक है. और ये डी आर्स यहाँ से आ जाएंगे लाइन के, तो डी आर्स हो गए आपके 3,8 - 5. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीराइट द फॉर्मूला एंड यूज इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस, तो रेपिटेटिव नहीं होना है ना हमें यहाँ पे. ऑफ कोर्स दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम. सो दैट्स इट. तो वेक्टर फॉर्म में आए तो उसको आपको इस वाले फॉर्म से कंपेयर करके एंड देन वी शुड बी एबल टू राइट इट इन 3D फॉर्म. अब कोई ये कहे कि नहीं हमें वेक्टर फॉर्म में करना है, नॉट रिक्वायर्ड. आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 3D में कार्टेशियन फॉर्म में आप याद रखें, ठीक है, और यहीं से आप उस फॉर्म में लेके जाएं और आंसर आराम से मस्त निकलेगा. अच्छा वो भी आप देखिए उस फॉर्मूले को जो हमने लिखा है ना, तो दोनों यूज़ किया है, ऊपर कार्टेशियन फॉर्म में है, नीचे वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है बच्चों. Okay, so according to me that's the best way of, easiest way of learning and remembering that formula here. So find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point and perpendicular to the line. So एक line चाहिए, so let drs of the line, क्योंकि आपको दोनों के perpendicular चाहिए, A, B, C. Now since it is perpendicular to this line जिसके कि DRs हैं, तो इसके DRs हमने लिख लिए पहली लाइन के जो कि हैं 1, 2. अच्छा ये आप मतलब ये आप ध्यान दीजिएगा कि whenever I am writing it, it's not like हम बस लिखे जा रहे हैं जल्दी जल्दी. My one eye is always on the coefficient of x, y, z in the numerator before writing the DRs or the coordinates of the point. ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन्स यदि परपेंडिकुलर है तो उनके DRs के प्रोडक्ट का सम has to be 0 here. Okay, so the sum of product of DRs has to be 0 in that case. तो वो जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. You will get one relation, rather two relation in terms of A, B and C, isn't that? तो यहाँ से अब हम लिखेंगे, I am not writing the statement since the required line is perpendicular to the line L1, ठीक है. तो आप लिखोगे A plus 2B plus 3C equal to 0. And again since it is perpendicular to line L2, hence again so minus 3A plus 2B plus 5C. देखिए ईश्वर दयालु हैं. Why did I say that here? Reason simple है, एक तो ऐसा टर्म है ABC में जिसके कोफिशिएंट सेम है, तो आप नीचे वाले को ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये गायब हो गया, ये हो गया 4A, ये आया -2C इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपने लिख दिया भाई C is 2 है. जब आप रेशियो निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा जितने रेशियो में नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पे DRs 3 नंबर हैं, ABC रेशियो ही तो है, तो एक कम रिलेशन से आपका काम चलेगा, दो रिलेशन से आपको ABC की वैल्यू आ जाएगी. C आ गया, C की वैल्यू उठाइए यहाँ रख दीजिए, ठीक है. तो ये आ जाएगा 3A 6A 7A, तो B आ जाएगा आपका -7A/2 इफ आई एम करेक्ट, ठीक है. गलती यदि नहीं है, हाँ यही आ रहा है. अब आप यहाँ पे कहोगे कि DRs क्या हो गए, तो ये DRs हो गए, A की जगह A ही रखिए मान लीजिए, B है -7A/2, C है 2A. A से डिवाइड कर दीजिए तो 1, क्योंकि रेशियो है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. आपको और सुंदर फॉर्म में लिखना है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये आप DRs फिर इसे लिख सकते हैं. तो दैट्स द DR ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स. एक तरीका. दूसरा तरीका फिर से इसे वेक्टर फॉर्म में, ये आपका डायरेक्शन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये आप दोनों बार डॉट प्रोडक्ट या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, दैट आल्सो वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ये आ गया. अब पॉइंट पता है, DRs पता है, लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी आती है, तो एक बार लिख देते हैं 213 2 -7 4. सो इट्स 213. सो पासिंग टू द पॉइंट, जस्ट अ मिनट, राइट. तो देखिए पासिंग टू द पॉइंट 213, सो एंड द DRs आर 2 -7 and 4. ये आ गया. या वेक्टर फॉर्म, ये तो 3D फॉर्म में है, मतलब सॉरी जो कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R. अब पॉइंट क्या है 2 1 and 3, ठीक है. तो पॉइंट है तो ये आ जाएगा 2i कैप, उसका पोजीशन वेक्टर. जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में पता है पॉइंट्स x y z, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप प्लस 3k कैप. लैम्डा टाइम्स ये डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा 2i कैप -7j कैप प्लस 4k कैप. मानते हैं बच्चों, ठीक है. सो दैट्स इट. तो दोनों ही फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन लिखने में आप आराम से इसे इधर लिख सकते हैं. आदर्श एग्रीड, आदर्श एंड एनीवन एल्स, और भी कोई है बच्चा?
और भी हाई हैं, बट ठीक है आप लोग पार्टिसिपेट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बस आप ये समझो यहाँ पे आंसर निकालना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन खट से हो रहा है, बस दैट्स इट। यू वी वी सच द वेक्टर सच दैट वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है, वेक्टर w का मैग्नीट्यूड आपका 3 है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ v along u is equal to that of w along u, v का प्रोजेक्शन ऑन u, अच्छा वेक्टर v प्रोजेक्शन ऑन u, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा v वेक्टर डॉट u कैप। अच्छा u आपका ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो v डॉट u हो जाएगा, फाइन। अब w का प्रोजेक्शन ऑन u, तो ये भी w डॉट u हो जाएगा क्योंकि u आपका ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है। तो हमें यहाँ पे दिया है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आई डिडंट रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट, बट इसको देखा तो ये ख्याल आया, इसको उठा के इधर लिया, वेक्टर w डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0, जो आपका क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट है दैट फॉलो distributive property over addition and subtraction, okay very good आदर्श, that follow distributive property over addition and subtraction। यहाँ से आप फिर conclude कर सकते हैं that vector v minus w is perpendicular to vector v। As I said, I am not saying कि मतलब ठीक है हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं है ना कि ये यूज़ होगा, बट आई जस्ट concluded from here, ठीक है। वैसे आपको जब बोर्ड्स एग्जाम में करना है तो ये सब काम बेकार का नहीं करना है, मतलब ठीक है आप पहले स्टेटमेंट पूरा पढ़ोगे तब स्टार्ट करोगे, बट माय पॉइंट इज कि ये सब सामने आए तो बस उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए हमने लिखा है। बट नाउ लेट्स सी व्हिच इज आर वी गोइंग टू यूज इट। वी डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके नाइस, वी डॉट डब्ल्यू इज 0, वी डॉट डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे 0 है, तो v w के परपेंडिकुलर है एंड v माइनस w u के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v प्लस w। अच्छा अब करते हैं, तो हमें जो मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर u आदर्श बेटा करना माइनस वेक्टर v माइनस w, आई थिंक दैट विल हेल्प, यस ठीक है। हमने जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या करना है, इसको मान लीजिए वेक्टर a, इसको मान लीजिए वेक्टर b, ठीक है। तो वेक्टर a माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट विद वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया जो हमें चाहिए। सो दिस इज वेक्टर u माइनस v माइनस w डॉट विद वेक्टर u माइनस v माइनस w, हाँ जी। अब ये आया, सो ऑफ कोर्स u डॉट u इज मॉड u का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर u होल स्क्वायर विच इज 1, u डॉट v माइनस w इज 0, तो ये 0, ये भी 0 और ये आ गया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस w होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस w होल स्क्वायर इज अगेन इसका डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट अपने साथ, तो ये हो गया v डॉट v 1 मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 4 प्लस w डॉट w 9 और v डॉट w इज 0, दैट्स ऑलरेडी गिवन, तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1, इज दैट द आंसर। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज आदर्श रूट 14, आप बताइएगा क्या यही आंसर है क्योंकि ये हमारा जो आ रहा है वो रूट 14 आ रहा है, चेक कर लेना बच्चों, बट मेथड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आराम से अच्छे से करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन बहुत बचेगी। आप बस ध्यान दीजिए हमने इससे लिखा है किस फॉर्म में, क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये दिख गया था v माइनस डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट विद u इज 0, ओके। आदर्श एक बार आप बताइएगा चेक करके ये 400, ये देखिए ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, दोनों को ओपन कर दिए, साइन कॉस का रिलेशन है यहाँ पे, कॉस दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 400, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर विच इज 25 इज इक्वल टू 400, 25 से ये गया तो कुछ तो हो ही जाएगा, कितना हो जाएगा 16 आई थिंक, राइट, सो इज 4, ठीक है, डन, वेरी गुड आदर्श, है ना, ये भी आई थिंक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है,
है ना, नहीं किया है तो मतलब ठीक है, अब जिसने मेंस की तैयारी नहीं की उसके लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, पहले आप चेक करेंगे ये पॉइंट उस लाइन पे है या नहीं है, तो चेक करिए कैसे। x की जगह 1 रखा तो ये रेशियो 1 आया, y की जगह 3 रखा तो ये रेशियो 2 आया, 3 की जगह रखा 0 आया, पॉइंट लाइन पे नहीं है। फिगर मतलब ये हुआ, ये लाइन है जो कि एक पॉइंट ए -2, -1, 3 से पास कर रही है। ठीक है, इसके डी आर्स इस लाइन के आपको दिख रहे हैं 3, 2, 2। ठीक है, आई चेक, सी द फर्स्ट स्टेप आई डिड, I checked whether this point is on the line or not, so that's important, okay? तो तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। Now find the points on the line which is at a distance of 5 units from this point। कितने पॉइंट होंगे इस लाइन पे जो कि इस गिवन पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, सो 5 and 5। ठीक है, नाउ हाउ विल आई अप्रोच? तो देखिए इस तरह में फिर हमारे लिए अभी जो सीधी सी बात हमें दिख रही है इसको हमने मान लिया P। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वी नो इट, ऑन द लाइन x की वैल्यू इसके साथ सॉल्व करके कितना आया? 3p - 2। आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल इन दैट। 2p + 3p, 2p + 3, आई एम सॉरी, बच गया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट फाइन, ये है Q। सो एनी पॉइंट Q ऑन द लाइन। अब बस हम पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। PQ हमें दिया है, PQ इज 5। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, सो कहाँ गया? ये Q है, तो 3p - 3 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2, तो 2p - 4 होल स्क्वायर प्लस z2, सो 2p नाइस का होल स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट इज इक्वल टू 5। इसे आप सॉल्व करेंगे, P में क्वाड्रेटिक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 2 ऐसे पॉइंट हैं, तो P के 2 डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए। एक वैल्यू के लिए आपको ये पॉइंट आएगा जिसे आप Q1 मार्क कर सकते हैं, दूसरे के लिए ये पॉइंट आएगा जिसे आप Q2 मार्क कर सकते हैं। नाउ यू पीपल कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए P में, एंड देन यू गेट 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, तो हेंस 2 पॉइंट्स हियर। ओके, सो आई थिंक इट्स डन, है ना? समझ भी गए होगे और आगे यूज भी। फाइंड द डिस्टेंस, फिर से समझिए। अब ये उल्टा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो फिर से ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट है आपका 6, 7, 7। इस लाइन के DRs हैं 3, 2, -2। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट P है 1, 2, 3। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन और प्लेन, प्लेन तो अब है नहीं, अदरवाइज ऑल्सो आप याद रखिएगा, और कुछ ना कहा जाए तो इट्स ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमेशा ही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाएगा, वही माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। अब तरीका क्या है? तो तरीका यहाँ पे 2 हो सकते हैं। एक ही तरीके पे बात कर लेते हैं कि हम ये पॉइंट M निकाल लें, जिसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। दोनों तरीके नहीं डिस्कस करेंगे। एक तरीका मतलब इन शॉर्ट जानना चाहें तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ये एंगल निकालेंगे। कैसे? आप PA का DRs निकालेंगे, इस AP लाइन के DRs बताएं, गिवन लाइन के DRs बताएं, थीटा आ जाएगा, और ये जो है PM, राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिखोगे PM इज AP sin थीटा। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि M पॉइंट इस लाइन पे है, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो लेट द पॉइंट MB फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 3p + 6, 2p + 7 एंड -2p + 7। ये आ गया। ठीक है, नाउ DRs ऑफ PM के DRs निकाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका? DRs आ जाएंगे x2 - x1, सो इट्स 3p + 5, 2p + 5 एंड -2p + 4। ये आ गया। अच्छा, अब बात सीधी सी है, PM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इज 0। तो फिर से A1, A2, तो कितना हो गया? 9p + 15, B1, B2 4p + 10, C1, C2 + 4p - 8 = 0। यहाँ से आपका P आ जाएगा, I जो भी आ रहा है 8, 9, 17p इज इक्वल टू, तो ये उधर गया -17। ओके, वेरी गुड, ईश्वर देखिए कितने दयालु है। P - 1 आ गया, P - 1 आ गया, तो आपका यहाँ पे
m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ऑफ कोर्स आप बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके p को -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, -1 रखेंगे 5, -1 रखेंगे तो कितना 9, तो m आ गया 3, 5, 9 और फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आपको pm आ जाएगा बच्चों। सो दैट्स इट, ओके आदर्श एंड एवरीवन एल्स, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। और देखिए दो तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। लाइन पे डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस नहीं, पॉइंट से गिवन लाइन पे एक गिवन डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना। ये पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक क्वेश्चन ऐसा और भी है, हाँ यही है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। सो इज इट, देखिए एक क्वेश्चन हम ये चाह रहे थे कि हाँ यही है। यहाँ पे अब आप चेक करेंगे पॉइंट ए जो है वो यही ही है, पॉइंट ए लाइन पर है 2, -3, -5, ठीक है। तो यहाँ नहीं रखते, कहीं बीचों बीच रखते हैं वरना तो गड़बड़ हो जाएगा, हटाइए। नाउ हियर पॉइंट इज ऑन द लाइन। तो तीनों केस हो गए बच्चों। तो डिस्टेंस से रिलेटेड यदि कोई डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, है ना, या गिवन पॉइंट पे पॉइंट चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 डिफरेंट टाइप और तीनों कवर हो गया। तो लाइन के DRs आपको दिख रहा है, दिस इज 1, -2 एंड 2, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि लाइन पर इस गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे, और गिवन डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स पे, जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अभी भी तरीका वही है, हम मान लेंगे ये पॉइंट भाई कहाँ गया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो हमने मान लिया P पॉइंट है लाइन पे, और इसको इज इक्वल टू P करके, है ना, निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा P + 2 -2P - 3 एंड 2P - 5, ठीक है। अब हम AP डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि है 3 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। P में क्वाड्रेटिक आएगा, 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक P के लिए P1 पॉइंट आ जाएगा, एक P के लिए आपका पॉइंट P2 आ जाएगा। आदर्श इज सेइंग 7 इज द आंसर, शुड बी द आंसर, वेरी गुड आदर्श, ठीक है। तो आप कर ही लोगे, आई एम नॉट शैल आई करना है क्या। तो ये हो जाएगा P² -, +4P², अच्छा ओके, +4P², ठीक है। तो 9P² = 9, तो P देखिए आ गया +-1, है ना। बस आप ये पॉइंट यहाँ पे एक बार +1 रखेंगे, एक पॉइंट -1 रखेंगे, दूसरा पॉइंट, डन, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 प्रोबेबल केस जो बनते हैं, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से ऑन द लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आउटसाइड द लाइन है, वगैरह वगैरह। तो 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। A ये है, B ये है। तो यूनिट वेक्टर, तो आपने कहा लेट C बी द वेक्टर एंड एज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, so this is A क्रॉस B here, ठीक है। तो अब इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं, हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन रहा होगा जब इस चीज का यूज किया। तो 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर यदि आपको वेक्टर चाहिए तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, और चूंकि आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड लेने से, और ये आपका आ जाएगा। और A क्रॉस B, चूंकि वेक्टर A और वेक्टर B आपको दिए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा। वैल्यू रखेंगे, मॉड ऑफ लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू याद रखिएगा ±1/, 2 वैल्यूज आएंगी, है ना, मिस नहीं होना चाहिए। 0.5 मार्क्स तक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत केयरफुली करेंगे, है ना। और फिर से एक चीज़ हमने लास्ट सेशन में भी आपसे कहा था, आज भी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नोटेशंस, जो भी नोटेशन सिंबल्स, वो नहीं मिस करिए वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल रफ में ना करो कि इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहे हैं, dx नहीं लिख रहे हैं, लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 वो भी नहीं लिख रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। ये आदत में आ गया 8-10 दिन में तो जाएगा नहीं बच्चों, एग्जामिनेशन में बहुत कस देने वाला है, क्योंकि तब आपको डेलिबरेटली जानबूझ के, मतलब टाइम दे के लिखना पड़ेगा, बहुत कष्टकारी होगा, पेपर छूटने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए A नॉन जीरो वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, यूज नहीं हुआ था वहां पे, है ना, याद आया, यूज किया था हम लोगों ने ना, B - W इज परपेंडिकुलर टू यू, यूज किया था A डॉट B - C। सो वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। फिर से ओके, नाइस। तो ये तो खैर ये तो दोनों तरह से हो गया, ये हम डायरेक्ट लेकर लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, B - C, यहाँ से हमने कहा वेक्टर B माइनस वेक्टर C,
is perpendicular to vector A, vector B minus vector C is parallel to vector A, then show that B is equal to C. अब ऐसा कौन सा वेक्टर हो सकता है भाई, ये वेक्टर है, ऐसा कौन सा वेक्टर हो सकता है जो इसके परपेंडिकुलर भी रहे और इसके पैरेलल भी है? संभव ही नहीं, नॉन जीरो वेक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता. सो इट हैज़ टू बी, इट शुड बी अ जीरो वेक्टर. ठीक है, सो यहाँ से आप कह सकते हैं, सो देयरफॉर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हैज़ टू बी द नल वेक्टर. So that's it. So this imply vector B is equal to vector C. That's it. तो ये आप यहाँ से कह सकते हैं. ठीक है, एक चीज़. अच्छा, दूसरी चीज़, एक तरीका और भी हो सकता है. आप कहोगे तो ऐसे ही हो गया, मैथमेटिकली कहाँ हुआ, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हो गया. अदरवाइज आपको याद हो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, सो कांट वी से वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज कोलिनियर टू वेक्टर A. और यदि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो आई कैन राइट वेक्टर B माइनस वेक्टर C विच इज कोलिनियर टू वेक्टर A एज सम x टाइम्स वेक्टर A. ठीक है, अब क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट A के साथ 0 है तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ द साइड. ठीक है, तो ये तो 0 आ गया, A डॉट B माइनस C तो 0 है, और x टाइम्स मॉड A होल स्क्वायर. मॉड वेक्टर A 0 है नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 है, तो यहां से आप लिख सकते हो x 0 है. तो x 0 है, इसका मतलब ये 0 है, तो यहाँ से फिर आप लिख दोगे वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज अ नल वेक्टर. आई थिंक यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड इट properly. Find the values of P and Q using vector method such that the points are collinear. Vector method, ठीक है, तो points are collinear का मतलब वेक्टर AB and वेक्टर BC are collinear. मानते कि नहीं मानते बच्चों? ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ऑफ कोर्स ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो वेक्टर ए बी तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आई कैप, ये वेक्टर ए बी हम लिख रहे हैं. आई तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप, ये आ गया. वेक्टर बी सी लिखेंगे तो वेक्टर सी पहले तो ये हो जाएगा माइनस 6 आई कैप प्लस पी माइनस 1 जे कैप एंड प्लस क्यू माइनस 3 के कैप. ये है. नाउ दीस टू आर कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियरिटी का एक तो तरीका भी हमने आपको बताया कि यू कैन राइट, इधर आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बट बेहतर तरीका चूंकि आपको यहाँ P और Q की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो कोलिनियरिटी की एक एल्जेब्रैकली यदि आप यूज़ करें, ज्योमेट्रिकली यूज़ करें तो ये एक तरीका ये है, या एल्जेब्रैकली यूज़ करें तो AB क्रॉस BC शुड बी नल वेक्टर. आप यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, और उसे नल वेक्टर से जैसे आप रिलेट करेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट, आई कैप के स्केलर जो आएगा वो 0, जे कैप का स्केलर 0, के कैप का स्केलर 0, 3 इक्वेशन बनी, 2 अननोन है, P और Q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों. डन. ठीक है, ये आ गया. अब फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज स्टूडेंट्स एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स A एंड B. आई थिंक इज ओके, वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड इट आउट. आप कहोगे वेक्टर C कैन बी अज्यूम्ड एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. ठीक है, और आपको दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज 3, सो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B आप निकाल लोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, लैम्डा आ जाएगा, प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑब्टेन्स अ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन सच अ क्वेश्चन. वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दोनों में हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, बस फर्क ये है कि वहाँ पे आपका कार्टेशियन फॉर्म में दोनों लाइन दी थी, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है. तो जब आपको एक लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो इसका मतलब दोनों के लिए आपको यहाँ से उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है. तो इसका जो DRs आप लिखेंगे इस लाइन के, यदि आप कार्टेशियन से करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 2 2 और फिर एक लाइन. फिर वी हैव ऑलरेडी डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. पंकज कैसे हो पंकज? आई एम रियली फाइन. आप कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? आदर्श, पंकज, आदर्श तो है ये, आदर्श 12th दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स 12th में फोकस रहना चाहिए, है ना. देन फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड C डॉट D इज 0. ओके, ठीक हो गया. बोथ A एंड B होगा तो वेक्टर D आप लिख लोगे लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B. ठीक है, और उसका C के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो A क्रॉस B आप निकाल ही लेंगे, C के साथ डॉट प्रोडक्ट 21 करेंगे, लैम्डा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना. देखिए, परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स के ऊपर ये हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. छोटा सा बात है, छोटी मतलब बहुत आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो फाइंड
आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, देन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2, where b1 is parallel to vector a and vector b2 is perpendicular to vector a. Okay, so perpendicular to, okay, तो एक काम करते हैं a डॉट b, इस रिलेशन में दोनों साइड हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर a के साथ, ठीक है। तो a डॉट b इज इक्वल टू, सो वेक्टर a डॉट b1 प्लस b2 डॉट a, और चूंकि a2 इससे परपेंडिकुलर तो ये तो 0 हो गया है ना। a डॉट b तो निकल ही रहा है, कितना है 6 माइनस 1 इज इक्वल टू a डॉट b1, राइट, a डॉट b1, ठीक है। तो a डॉट b1, अच्छा b1 चूंकि पैरेलल टू वेक्टर a है तो हम लिख सकते हैं b1 इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर a, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स मॉड a होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 5 ओवर इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड दिख ही रहा है कितना है, √10 होल स्क्वायर, तो 10 हो जाएगा, आई एम सॉरी, तो ये हो गया हाफ, और बस हो गया, कहानी खत्म। तो b1 आ गया आपका हाफ वेक्टर a बाय 2, ठीक है। तो b2 वेक्टर आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a बाय 2। अब आपको वेक्टर b दिया है वेक्टर ए भी दिया है, तो b1 वेक्टर आ गया, b2 वेक्टर आ गया, हेंस वी कैन राइट वेक्टर b एस b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, ओके। हाँ उदित बेटा नमस्ते। प्रोजेक्शन से भी हो जाएगा, सही चल रहा है सब तक तो सब, ईश्वर दयालु हैं, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, ईश्वर डेफिनेटली दयालु हैं, है ना, ईश्वर बिल्कुल दयालु है। प्रोजेक्शन से भी हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन से भी कर लीजिएगा। चलिए अभी सोच नहीं रहे बेटा पंकज, है ना, क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और पिछले बार तो कैलकुलस वाले सेशन में लगभग 70-75-80 क्वेश्चन रहे होंगे। आई डेंट काउंट, नॉर्मली आई नेवर काउंट, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था या अच्छा लगता था, मुझे बस टिक करो करा दें टाइप, इस तरह चलता हमारा। ओके हाँ उदित बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो कुछ करना है। आदर्श एवरीथिंग गोइंग फाइन, ए वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, तो आपको दोनों के मैग्नीट्यूड पता है ना। तो ये हो गया आपका, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन शो दैट। ओके, तो देखिए मॉड a प्लस बी है, तो हमें तो यहीं से हिंट भी मिल रही है, बिना सोचे समझे कि हम इसके स्क्वायर से शुरू कर लेंगे भाई। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी यूज सच थिंग, ठीक है, बस आगे समझना है। तो 2a डॉट b यूनिट वेक्टर है, सो मॉड a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस a डॉट b, मॉड b 1 कॉस थीटा दिखे आ गया, ठीक है। और इसके बाद तो आप फिर बचपन से जानते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, वेरी गुड आदर्श, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये गया 4 हो गया, तो कॉस स्क्वायर आ गया ना बच्चों, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, नहीं लगाना है, इन्होंने कहा नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, ये हटाया और ये हटाया और ये 2 हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। अरे वाह रे पंकज, वेरी गुड ना। देखिए उसको फ़ायदा हुआ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो लगता है ना थोड़ी सी जो मेहनत की है, इसका मतलब अब उससे ज़्यादा फ़ायदा तो तब लगेगा जब बोर्ड का पेपर आए और कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर आए। वैसे वो चीज़ हो चुकी है, सी मेंस में हम ऐसा कभी दावा नहीं करते, है ना, कि आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन, या मतलब ठीक है मेंस में होता है कंसेप्ट, यहाँ पे तो कई बार क्वेश्चन ही एज इट इज़ आते हैं, मतलब ठीक है, इतने साल से एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं इसमें भी, बोर्ड्स में भी, है ना। तो वो प्रेडिक्शन मतलब लग जाता है काफ़ी हद तक, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बट 30-40% भी हो जाए ना तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो। प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो देखिए तरीका यहाँ पे यह है कि इस लाइन का क्या हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आंसर इज नो। हमने पहले ही एक बार अभी जब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें प्रूव करना है कि ये 0 है। तो ये पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो लाइन L1 के लिए पॉइंट A हमने पॉइंट मान लिया जिससे कि लाइन पास करे, दोनों में से A और B दोनों मान सकते हैं, और उसके DRs तो आप लिख ही लेंगे L1 के। अब ये बड़ी बात है, मतलब अब ये इसको हम कैसे रिप्लाई करें पंकज बेटा, पर ठीक है ना, बस कुछ भी साथ में कुछ भी अच्छा हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो दैट विल बी माय बिगेस्ट अचीवमेंट। आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आ जाएं,
तो मेहनत हमारी भी सफल हो जाए। ऑफ कोर्स मेहनत तो आपकी ही ज़्यादा है, आप ही लोगों की ज़्यादा है बच्चों, बट ठीक है ना, जो टाइम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं या हम दे रहे हैं ना, तो वो लगेगा हाँ सद गया अच्छे से। बट दैट डजंट मीन, ऐसा नहीं है कि कई बार बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आया और आपकी मेहनत, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेहनत नहीं बर्बाद होती है, ना आपकी ना हमारी, कभी नहीं बर्बाद होगी, नेवर। इट विल हेल्प अस एट वन और द अदर पॉइंट ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये याद रखिएगा। ठीक है, फेलियर भी एक लर्निंग इवेंट होता है हमेशा। बस हम लोग 86 था मैथ्स में, है ना, बट हम लोग बस सीखने के लिए तैयार हैं। तो फेलियर इज़ ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, है ना, सीखने की तैयारी होनी चाहिए। चलिए, तो अब तो हो गया ना। अब देखिए दोनों पॉइंट पता है। अच्छा, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? तो आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला लिख के हम क्या करेंगे? हमें तो भाई जब उसे जीरो प्रूफ करना है तो न्यूमरेटर ही जीरो होगा, डिनोमिनेटर हैज़ नो रोल टू प्ले। तो न्यूमरेटर क्या होगा? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म लेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये डिटर्मिनेंट यदि जीरो है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है। बस आप ये निकाल लेंगे, हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, दैट्स इट। तो वो हो जाएगा, हो ही रहा होगा, जीरो आ ही रहा होगा। या है ना, पंकज ने ड्रॉप किया हुआ है। ओके पंकज, आप पढ़ो, बिल्कुल मस्त पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना, बिल्कुल जोर लगा रहे ना। और मतलब वही बात है, आप तो हो ही हो, खैर आपने बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट है तुम्हारा पंकज बेटा। ठीक है, तो बस उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, खुश रहो, अच्छे से खुश होकर बढ़ो, एंजॉय करो पढ़ाई को। ये भी जीवन में मौका दोबारा कभी नहीं आएगा ये वाला, है ना। इसको, इस फेज को एंजॉय करें आप लोग। आदर्श, पंकज एंड हूसोएवर आर हियर, उदित इफ़ यू आर देयर, और भी जो बच्चा यदि कोई है, इस फेज को आप लोग एंजॉय करें। ये फेज दोबारा कभी नहीं आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या? ये तो कर ही लेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट जीरो, दैट्स इट। तो ये तो हो जाएगा, ए और बी दोनों तो दिए है ना, ए प्लस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जीरो करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज। अब देखिए इस क्वेश्चन का पर्पज है, इस क्वेश्चन का पर्पज है कि इसके पैरेलल आपको लाइन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यदि आपको इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो पहली चीज़ तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होने चाहिए। तो इसको आपने लिखा 6 से डिवाइड किया, तो x - 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 1/6। ऊपर नीचे दोनों ही डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाय 1/3। ये समझिएगा, जिसको कभी किसी को डाउट है, बस दैट्स इट। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये हो गया डी आर्स a1 b1 c1। तो आपको कोई लाइन चाहिए, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। तो यदि कोई लाइन इसके पैरेलल है तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम इट डी आर्स सेम एज ऑफ दिस लाइन। तो ठीक है, तो डी आर्स आपके सामने है 1/6 1/3 1/2। तो डी आर्स तो आप यही लिख लेंगे, और डी सीज के लिए इनका स्क्वायर सम 1 होना चाहिए। तो डी आर्स हो गया आपके 1/6 1/3 1/2। ठीक है, तो डीसीज के लिए आप क्या करेंगे? स्क्वायर सम। तो इसको आप क्या कहेंगे? लेट द डीसीज भी एक बार कर देते हैं। तो आपने इसके डायरेक्शन को साइन मान लिए, तो डी आर्स को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो p/6 p/3 p आ जाएगा p/2 सच दैट। ठीक है, तो डीसी हैं तो इनके स्क्वायर सम शुड बी 1। तो यहाँ से आपका p² आ जाएगा या p आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और p आ जाएगा तो फिर आप उसको यहाँ पे रख देंगे और आपको डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। लैम्डा इज 5। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड। बस जुटे रहो, करते रहो, रियली ग्रेट, है ना। एक क्विक प्रैक्टिस, मतलब जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बस साथ में आदर्श कर रहे हो ना, तो एक तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी क्विक प्रैक्टिस वैसे भी, मतलब इतने लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, मतलब कभी वेक्टर आ रहा है, कभी अलजेब्रा है, कभी नॉर्मली हम लोग करते हैं तो क्या होता है, एक टॉपिक चल रहा होता है ना, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो मॉड x इफ x - a प्लस x + a, तो ये पता ही है आपको। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये आएगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो a.x इज सेम एज x.a। ठीक है, तो वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो माइनस दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यूनिट वेक्टर है तो ये उठ के उधर गया, तो मॉड x का होल स्क्वायर, है ना आदर्श बेटा, ये आएगा, ये हो जाएगा 13। तो मतलब थोड़ा सा रूट आता है तो एक बार लगता जरूर है कि कहीं कुछ एरर ना हो, बट ठीक है यही आ रहा होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर।
है ना, तो आई थिंक दिस क्लियर। तो आप डॉट प्रोडक्ट के केस में आप ये वाली प्रॉपर्टी मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कैन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। एंड इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, ऑफ कोर्स इंसेक्ट is crawling along the line and another insect is crawling along the line. At what points on the line should they reach so that the distance between them is shortest? Find the shortest possible distance. तो shortest possible distance तो आप निकाल ही लेंगे। ये पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है ये है 6,2,2 और इसके DRs हैं ये जो डायरेक्शन रेशियो है 1,-2,2। इसी तरह से ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है -4,0,-1 और इसके DRs हैं 3,-2,-2। तो बात ये नहीं है कि क्या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। √13 ही आ रहा है, वेरी गुड आदर्श, नाइस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये है कि किस पॉइंट पे ये दोनों इंसेक्ट आए। मान लीजिए पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये है कॉमन नॉर्मल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा, है ना, या मतलब ऑफ कोर्स जो मेंस का बच्चा है या वो बच्चा जिसको प्रूफ पता है इसका, उस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है। ठीक है, तो तब भी हम प्रूफ पे नहीं आएंगे, ठीक है, बट इट्स द पार्ट, इट कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो P1 वैसे हम इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, है ना, बट एज आई सेड इट कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रूफ। ठीक है, हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से प्रूव करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म है L1 पे पॉइंट है, L2 पे पॉइंट हमने P2 मान लिया है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्म है। तो जस्ट राइट देखिए ये पॉइंट इस लाइन पे है, वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पॉइंट में है तो इसके ऑफ कोर्स वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो यही वेक्टर मतलब यही जो है यही है, यही वो पॉइंट है, मतलब कोई इस एनी पॉइंट ऑन द लाइन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम आई कैप के कोफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 + लैम्डा। ठीक है, जे कैप के कोफिशिएंट साथ ले लेंगे तो 2 - 2 लैम्डा, के कैप के हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा। इसी तरह से पॉइंट P2 इस पे है तो आई कैप के कोफिशिएंट -4 + 3 म्यू, ये हो जाएगा जे कैप में -2 म्यू और के कैप में हो जाएगा -1 - 2 म्यू। ये आ गया, ठीक है। अब बात सीधी सी है, कॉमन नॉर्मल आप ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है दोनों का, ये तो आप निकाल ही लोगे। कैसे, बात सीधी सी है, आप इसके DRs लिख लीजिए, DRs ऑफ P1 P2 वो आ जाएंगे, है ना, दिस माइनस दिस, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 आ गए DRs। अब ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के DRs हैं आपके 1, -2, -2, ये हैं DRs इस लाइन के। तो इसका और P1 P2 के DRs का डॉट प्रोडक्ट 0 या जो भी A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। इसी तरह से इसके जो DRs हैं वो है 3 - 2 - 2, इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0। दो रिलेशन लैम्डा म्यू में आपके आ जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे लैम्डा म्यू आ जाएगा। दो ही तो अननोन है, लैम्डा और म्यू। लैम्डा आया, वैल्यू यहाँ पे P1 आया, म्यू आया, वैल्यू यहाँ पे P2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एज्यूम अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये आ गया, एज्यूम अ पॉइंट ऑन अनदर लाइन यूजिंग दिस इक्वेशन, या आप कंफर्टेबल हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू कन्वर्ट इट टू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इस फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, P1 P2 के DRs निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ परपेंडिकुलर, दो इक्वेशन लैम्डा म्यू में आएंगी, सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू फाइंड द पॉइंट्स फ्रॉम एट विच द डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट वन। सो दैट वाज द थिंग एंड नाउ वी आर मूविंग टू लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, जहां से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो। If A and B are two independent events such that P of A, अब जरा आदर्श बेटा, एंड इफ एनीवन एल्स इज देयर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा PA × PB, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का
इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो पी ए हमें दिया है, पी ए दिया है हाफ, पी बी दिया है 1/5। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन ए यूनियन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जस्ट अ मिनट, व्हेन ए यूनियन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। नाउ दिस इज नथिंग, ये जो है आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए यदि हम पी बी ऑब्लिक सी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नॉर्मली तो हम इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लाइक बी इंटरसेक्शन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इवेंट की बात करते हैं। बट चूंकि यहाँ पे सारा डेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में सारा डेटा है, सो आई रोट इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हियर। ओके, तो इसी का यूज करें तो ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ये तो आप बचपन से जानते हैं सेट थ्योरी के फॉर्मूले से, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए हाँ, है ना। तो अब देखो ए का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी, दिस इज गोइंग टू बी ए, इजंट दैट। देखिए वेन डायग्राम बहुत यूजफुल है, यदि आप यूज कर लेंगे इसे प्रोबेबिलिटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा हो गया। अब ए का इंटरसेक्शन यदि आप लेंगे ए यूनियन बी, तो यही तो पूरा है ए, तो ये पूरा का पूरा ए आ जाएगा। सो न्यूमरेटर इज नथिंग बट पी ऑफ ए और डिनोमिनेटर हो जाएगा पी ऑफ ए। अब तो सारी वैल्यू आपको पता है, 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/10। ठीक है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। तो वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा 5/6। आदर्श सिंह, आदर्श बेटा एक बार चेक करिएगा, देख ले जल्दी से। तो ये हाफ हुआ, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया नीचे, ऊपर तो 5 ही आ रहा है, तो 5 to 7 माइनस, बिल्कुल सही, 5/6 इज आंसर। वेरी गुड आदर्श, तो ये हो गया 5/6, नाइस। ठीक है, तो भाई हमने कहा बस सॉल्व करते रहिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज दिस। तो ऑफ कोर्स ये पूरा मिनिमम तभी होगा जब आपका x माइनस 7y मिनिमम होगा। तो इसको z1 मान लो, आपको इसे मिनिमाइज करना है। और कॉर्नर जो आपका थ्योरम है वो ये कहता है कि जो बाउंडेड या अनबाउंडेड जो भी फीजिबल रीजन है, फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन उन्हीं पॉइंट्स पे होती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये है जिसे आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी का, अच्छा चूंकि LPP हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो ये याद रखिएगा कि x और y पॉजिटिव ही होंगे, ये मान के चलना। ठीक है, ये मिसिंग है तो इसको देख लिया जाएगा, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ कोर्स सॉल्व इट दिस कम्प्लीटली, बट हाँ वो जो मिसिंग है वो फिर आप यू कैन टेक केयर ऑफ दैट लेटर, उसको आप फिर बाद में अच्छे से देख समझ सकते हो बच्चों। हाँ जी, तो देखिए दो चीज़ें, पहली चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल 0, y ग्रेटर दैन इक्वल 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बाहर हम जाएंगे नहीं। ये कंडीशन आप मान के लिए हर जगह आपको दी हुई होगी। अब लाइन ड्रॉ करिए, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, कोइंसिडेंटली दोनों ही पैरेलल हैं, तो ये हो गया 4,4 से पास कर रही है, ये 8,8 से पास कर रही है। अब जो हम बोलने आ रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, सुनिएगा। y का कोफिशिएंट, लाइन की इक्वेशन या इनइक्वालिटी इस फॉर्म में लिखिए कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। इफ दैट हैपेंस तो फिर लेस दैन का मतलब रीजन बिलो द लाइन, ग्रेटर दैन का मतलब रीजन अबव द लाइन। तो यदि हम इसे ग्रीन से कर दें तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला रीजन, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, ठीक है, और जो ये रेड से है तो लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब इसके नीचे वाला रीजन। कॉमन रीजन क्या आया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? कॉमन रीजन आया आपका, देखिएगा ये ब्लू से मार्क कर रहे हैं, ये और ये ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स, 4 ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और कितने मतलब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाए तो कितना सुंदर है, कोई कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है, सारे के सारे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सेस वाले पॉइंट हैं। अब ये वैल्यू रख के चेक कर लो, जिस कॉर्नर पॉइंट पे Z1 की वैल्यू मिनिमम आ जाए उसमें ऑफ कोर्स आप 91, 90 ऐड कर देंगे, वो ओवरऑल जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। ओके, सो दैट्स इट। तो इनइक्वालिटी वाला पार्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब
चलता रहेगा। E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो व्हाट आर वी गिवन, वी आर गिवन PE इंटरसेक्शन F इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आपको मैथमेटिकली यूज करना है, दिस इज द ओनली वे वी कैन यूज इट। Then prove that E dash and F dash are also independent, so let's try it। तो यदि इसे इंडिपेंडेंट होना है तो हमें ये प्रूव करना है कि इनका भी इंटरसेक्शन इज एक्चुअली PE dash into PF dash है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E dash, अच्छा पहले इसे देखते हैं, E dash इंटरसेक्शन F dash, डी मॉर्गन्स लॉ पता है ना, E यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट। So probability of E dash intersection F dash is nothing but probability of E union F का complement। complement का मतलब नहीं होने की probability is 1 minus P E union F, बोलिए हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं E dash, probability of E dash is 1 minus probability of E, ठीक है, probability of F dash is 1 minus probability of F। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ minus probability of E intersection F since they are independent events is this। आदर्श बेटा या बाकी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज होके यही ही दिख रहा है, आपको एक स्टेप बस ज़्यादा करना होगा, आप भी इसे देख पाओगे। तो ये हो गया P probability of complement of E, non occurrence of the event। if probability of E, P of E represents the probability of occurrence of an event E, then probability of E dash represents its non occurrence, ठीक है। तो ये आ गया into probability of F dash and hence proved, ठीक है। So that was a bit different question based on probability without any data, given two independent events A and B, such that now you can do it easily। अब हो जाएगा, वही बात है, अभी हम लोगों ने इसको भी देखा है, यह है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो इसे आप लिखोगे 1 माइनस पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ, पी ई पी एफ आपको दिए हुए हैं। A and B are two independent event experiments such that PA intersection B is PA into PB, इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हैं, ये आपको यहाँ पे है। नाउ शो दैट ऑफ कोर्स जब इंडिपेंडेंट हैं तो P A इंटरसेक्शन B, A ऑब्लिक B, सॉरी A ऑब्लिक B, सो ये है PA अपॉन PB, सॉरी A इंटरसेक्शन B, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, और चूंकि ये इक्वल है PA इंटू PB के, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो A ऑब्लिक B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, और इंडिपेंडेंट है, सो दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने का तरीका है, बट बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो किसी इवेंट के होने ना होने से इस पर कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 9y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स this xy is greater than equal to 0, we all know that means we have to restrict ourselves in the first quadrant here, okay। तो देखिए यहाँ तो नहीं समस्या है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का मतलब बिलो द लाइन, ये 3 है, ये 2 है, तो हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिया 3,0, ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिया 0,2 और ये लाइन बना दी। अच्छा, जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इसको अलग से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिचपिच नहीं करेंगे, आप इसे मार्क कर दोगे कि ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक होगी। दूसरी x0 है, y -2 है, x 2,0 है, y है -3, ये और हमने इसको लिख लिया, दिस इज 3x - 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। बट अब पहला वाला तो लेस देन है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का मतलब बिलो द लाइन, ठीक है, तो रेड लाइन है तो हमने रेड से ही इसे शेड कर देते हैं, तो दिस मीन्स बिलो द लाइन, ओके। दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट आपका निगेटिव है, तो इसको एज आई सेड इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटी बाय -1, एंड व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय -1, ठीक है, नेगेटिव नंबर द इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स, तो ये हो जाएगा 2y - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब देखिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन का मतलब अबव द लाइन, तो अबव द लाइन का मतलब
ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला रीजन। ठीक है, और तीसरा है y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएगा कि इसके नीचे y लेस देन इक्वल टू 1 मतलब y इज इक्वल टू 1। इसको आप अच्छा y इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है पासिंग थ्रू 0,1। ठीक है, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड चेक इट क्या आ रहा है। कुछ आएगा ऐसा? अच्छा देखा जाए, मेहनत पूरी है। 4x प्लस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ऐड कर दिया तो ये हो गया 13x इज इक्वल टू 30। देखिए अच्छा तो नहीं आया, x इज इक्वल टू 30/13। तो ये पॉइंट जो आया ये x इज इक्वल टू 30/13 है। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ ही रख देते हैं, 3y हो जाएगा 6 माइनस 60/13। 13 6 78 माइनस 60 18। तो y हो गया 6/13। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है ये इसके ऊपर है। ठीक है, अब बिलो द लाइन तीनों का कॉमन रीजन कहाँ पर है? तो चलिए एक कलर बचता है भी हमारे पास, देखिएगा तीनों का कॉमन रीजन ये और ये 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर पॉइंट हैं। 0 0 ये पॉइंट दिख ही रहा है, 0,1 ये पॉइंट पता ही हमें, 2,0 ये हम निकाल ही लेंगे, y इज इक्वल टू 1 रख के यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3/2 और ये पॉइंट हमने निकाल ही लिया 30,13 एंड 6,13। ये पॉइंट है आपका 30/13, 6/13। ठीक है, तो अब बस एक एक करके वैल्यू रखेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कहाँ पे आपका मैक्सिमम है। जब तक बाउंडेड फीजिबल रीजन है, जो सबका सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन है, इसे हम कहते हैं बाउंडेड है मतलब क्लोज है, तो बाउंडेड फीजिबल रीजन है। अदरवाइज इन जनरल टर्म इट्स कॉल्ड फीजिबल रीजन। बस फीजिबल रीजन के आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, उनमें से जो आपको चाहिए सारे पॉइंट्स की वैल्यू रख के देखनी होगी। ऑफकोर्स 0,0 पे तो होगा नहीं, वो आप देख लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। बट अनबाउंडेड होता तो फिर बात कुछ अलग होती। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी पी ए यूनियन बी फाइंड, ये तो अब हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये वाली प्रोबेबिलिटी है। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? पी ए यूनियन बी इस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आ गया, मान लीजिए ये आ गया। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आखिर रीजन कौन सा है। सी वेन डायग्राम कैन रियली बी हेल्पफुल है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर वाला रीजन। ना इट्स इंटरसेक्शन विद ए, इसका जो इंटरसेक्शन ए के साथ है वो ये वाला रीजन है। सो दिस इज नथिंग बट ओनली ए, मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए एंड दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दैट्स इट, हो गया काम। ठीक है, पी आपको पता ही और ये आप निकाल ही लेंगे बच्चों। आई थिंक इट्स डन। ओके, सो दैट्स इट। तो ये हो गया। A box B1 contains 1 white ball, 3 red balls, and the box B2 contains 2 white balls, 3 red balls. तो बनाते चलते हैं। बॉक्स B1 और B2 है आपके, बॉक्स B1 है, B2 है। It contains 1 white, 3 red balls. It contains 2 white, 3 red balls. If one ball is drawn at random from each of the boxes B1, B2, find the probability that the 2 balls drawn are of the same color. ठीक है, तो ball of same color. So ball of same color. तो same color की बॉल होने का मतलब बॉक्स B1 से भी आपकी white बॉल आए, जिसे हम white हो तो W1 इंटरसेक्शन W2, दोनों से white आए या दोनों से रेड आए। R1 का मतलब गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 एंड R2 का मतलब, ये सब आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा while initiating the solution part here. Isn't that? Is everything okay बच्चों? ठीक है, so आदर्श is saying point 3, very good. आदर्श very good है ना। देखिए आपको इवेंट्स को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा जब आप आंसर कर रहे हैं बच्चों।
है ना। तो आपको इवेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ तो जैसे एस सी का मतलब यहाँ पे हमने कहा सेम कलर बॉल, सेम कलर मतलब वाइट वाइट या रेड रेड, तो W1 का मतलब गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम द रेड बॉक्स। अब हमें पता है इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट हैं भाई, वाइट यहाँ से आए वाइट यहाँ से, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम द रेस्ट दिस वन, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि W2 जब ये आए, है ना, इंटरसेक्शन, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये आ गया, और फिर यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट और नॉट? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता दें। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो वाइट बॉल तो 1/4 इंटू 2/5 प्लस रेड बॉल 3/4 इंटू 3/5, है ना। तो आंसर तो आता दिख रहा है 20, 20, 2 और 9, 11, 11/20। इज दैट द आंसर? 11/20। एग्रीड? आदर्श इन पर्टिकुलर, आप ही हो जो लगातार आंसर कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। आदर्श एक बार चेक करना, ठीक है। सो दैट्स माय आंसर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर टेक्निकलिटी हियर, ठीक है। कैलकुलेशन में भी कोई अदर का कोई यहाँ पे कुछ हिसाब दिख नहीं रहा है। ये आ गया द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स A and B coming to the school in time. So probability that A reaches school on time is 3/7. Probability that B reaches school on time is 5/7, respectively, with full respect. Assuming that the events A coming in time are independent, of course, normally तो यही assume हम करके चलेंगे, ठीक है। Then find the probability of only one of them coming to the school on time. मतलब हमें क्या चाहिए समझिएगा, exactly one reaches on time. एग्जैक्टली 1, तो मतलब A टाइम पे आए बट B आपका टाइम पे कॉम्प्लीमेंट ना आए, या प्लस A टाइम पे ना आए बट B टाइम पे आए। क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो कोई समस्या नहीं है, तो आप इसे लिखोगे A के टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी इंटू B के टाइम पे ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, या A के ना टाइम पे ना आए, लेट हो जाए, कॉम्प्लीमेंट इंटू B ऑफ टाइम, और सब आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आपने लिखा A ऑफ टाइम इज 3/7 इंटू 2/7, क्योंकि टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 5/7, तो 1 - 5/7। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4/7 इंटू 5/7। 49, 20, 29, 26, 26/49। सो इसका आंसर हमारा 26/49 आ रहा है, एक बार आप देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, है ना। सो दैट्स द आंसर हियर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम रीचेस स्कूल ऑन टाइम के साथ साथ एक ये भी हो सकता है एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो यदि एटलीस्ट वन का आपका होता, एटलीस्ट वन रीचेस ऑन टाइम, है ना, तो एक भी टाइम पे आना है तो वो यूनियन का केस है, समझिएगा। तो वो होता है AT इंटरसेक्शन BT, सॉरी यूनियन होता, तो वो यूनियन का केस है। बस आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, ठीक है। और बोथ ऑन टाइम होता तो वो इंटरसेक्शन का केस होता, बोथ रीचेस ऑन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाता आपका, तो 3 केस बनते, एग्जैक्टली वन ऑन टाइम, बोथ ऑन टाइम, अरे यार क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्शन का केस है ना। तो ये आ जाता है यहाँ पे ये, एंड दैट्स इट। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता, ओके, ठीक है। सो दैट्स इट। तो अगला आगे बढ़ते हैं। आदर्श, इज दैट ओके? आदर्श, है ना। सो एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट, देखिए ये अगला क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड में भी, है ना, क्योंकि एक लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसे आंसर करना। सो दैट कैन बी अ टास्क देयर। सो एज्यूम द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। एज्यूम द मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%, ओके। अच्छा, मेडिटेशन योगा एक ही बात है। एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस बाय 25%। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज फॉर योगा is half and probability that a patient goes for medication, so I am writing it as capital M, is again half. So it is given that after going through one of the 2 options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. Which type of question is it? On which concept is this question based? किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है? तो ये ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज के डिस्कशन में बेस थ्योरम का है। अच्छा, आज से 6-7 साल या 5-6 साल पहले की बात होती तो आप ये जान के चलिए कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन कंफर्म पक्का था।
6 मार्क्स में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक एरिया वाला, ये 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होते थे आपके 6 मार्क के क्वेश्चन पे। बट डाउन द लाइन जैसे जैसे सब अब क्या कहते हैं, वेटेज हटा, वेटेज कम हुआ, आपके पोर्शन डिलीट हुए, टॉपिक्स को चेंज किया गया, चैप्टर्स को रिड्यूस किए गए, ठीक है, उसके बाद से ये सब चीज़ें चेंज हुई। बट अदरवाइज बेस थ्योरम का क्वेश्चन पक्का हुआ करता था। तो ये थ्योरम बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे है? क्योंकि देखिए बेस थ्योरम के क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये है कि यदि 2 स्टेप में आपका कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रोसेस आपके 2 स्टेप में हुआ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स 2 स्टेप में हुआ है तो एक पहला स्टेप है, एक उसका फॉलोइंग स्टेप है, तो जो लास्ट स्टेप है, जो फॉलोइंग स्टेप है, उसका रिजल्ट आपको दे दिया जाए, ठीक है, और क्वेश्चन एक स्टेप पीछे आके पूछा जाए, तो ये आपका बेस थ्योरम है। यहाँ पे क्या हुआ, इट इज़ गिवन दैट द आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। भाई आप पहले क्या है, पहले तो ये है कि जो पेशेंट है उसने मेडिटेशन किया होगा या मेडिसिन ले रहा होगा, बट उसके बाद भाई उसके बाद होता है ना कि उसने मेडिटेशन किया, योगा लिया, तो अब क्या चांसेस हैं उसको हार्ट अटैक आएगा। बट जो फाइनल स्टेप है उसका आंसर आपको दे दिया गया, भाई देखो ये पेशेंट हमारे पास है ना, इसने कुछ तो किया ही हुआ है, मेडिसिन ली हुई हैं हार्ट प्रॉब्लम की या योगा वगैरह कर रहा था, बट उसको हार्ट अटैक आ गया है। तो फाइनल स्टेप का जो रिजल्ट आउटकम है वो आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन एक स्टेप पीछे आके पूछा जाए कि आप ये बता दो कि भैया वो पेशेंट योगा कर रहा था, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम को रिकॉग्नाइज करने का सबसे सीधा सरल सुगम सुलभ उपाय है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है ना। तो वंस यू नो इट, बिकॉज वंस यू नो इट देन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब गिवन and an event has occurred, find the probability of occurrence of any other event। तो जो इवेंट यहाँ पे हो चुका है वो क्या है कि उसे हार्ट अटैक आया। जो इवेंट यहाँ पे हो चुका है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट होगा, और जो इवेंट होना है वो उन 2 या 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट का एक पार्ट होगा, उनमें से कोई एक इवेंट होगा जिस पे वो टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट डिपेंडेंट है। हार्ट अटैक का आना ये टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट है, क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, योगा किया या मेडिसिन ली, ठीक है। अब इन्हीं 2 में से एक ऊपर आपको जिस इवेंट को होना है कि उसने योगा किया होगा। सो दैट्स इट। सो दैट्स द होल प्रोसेस व्हिच आई फॉलो व्हेनेवर आई कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक सम वाटर हियर। या अभिषेक में भी ओके, मे बी अभिषेक अब देखिए इंटरेस्टिंग है या नहीं ये तो आप पे डिपेंडेंट है, बट हाँ बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और इसको समझ लिया आपने। बेस थ्योरम का मतलब बेस थ्योरम के क्वेश्चन को जेन्युइनली यदि आपने पकड़ लिया है ना, द स्टेप्स द वे आई डू, आई विल से द वे आई डू, तो फिर आप ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप मान के चलिए 50% तो आप करते हैं कि आपके मार्क्स 50% मार्क्स तो आप बिल्कुल वहाँ पा के ही निकलेंगे। क्यों? एज आई सेड, जो इवेंट हो चुका है वो है हार्ट अटैक आना, ठीक है। अब हार्ट अटैक आना डिपेंड करेगा कि हार्ट अटैक आया जब उसने योगा किया या हार्ट अटैक आया जब उसने मेडिसिन लिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये गिवन है कि हार्ट अटैक आ चुका है, बताओ भैया उसने योगा किया था, तो वी नो दिस एज आई सेड ये है। उसके बाद अल्टीमेटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, और ये है, ठीक है। जब आपने ये टर्म लिखा है तो देखिए जब भी आप टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं तो आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बचा के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक निकालेंगे उसी में से एक टर्म हमेशा बेस थ्योरम में, जब आप फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं तो बेस थ्योरम में जो न्यूमरेटर है, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन में वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक टर्म है फॉर श्योर। अब आते हैं, बस ये हमें निकाल लेना है क्योंकि इसी में एक टर्म ये है, उसको हम न्यूमरेटर में रख लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक, ओके। हाँ जी, तो देखिए अज्यूम दैट द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। तो पेशेंट के हार्ट अटैक होने का चांसेस है 40। अज्यूम दैट द मेडिकेशन योगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक बाय 30%, ठीक है। सो यदि हम ये निकालें तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग योगा, क्योंकि आगे दिया हुआ है कि योगा करे या मेडिसिन ले, उसकी आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। एंड देन हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट अटैक इज दिस,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ। अब योगा करने के बाद उसके हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%, इट्स नॉट टू 30%। तो 40% का 30%, क्योंकि 40% उसके प्रोबेबिलिटी था हार्ट अटैक होने की, it reduces it by 30%, so 30% of 40%, तो 40% का मतलब हो गया 0.04 0.4 और 30% of 0.4, so it's 30 by 100, so 0.3 into 0.4, I think all of you would have got that। ठीक है, तो ये आ गया आपका, so ये आ गया। इसी तरह से probability of having a heart attack when patient is taking medicine, तो ये हो जाएगा probability of taking medicine and then the probability of getting the heart attack। तो ये भी हाफ है यहाँ पे इनटू फिर से जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं 25%, 25% ऑफ व्हाट, ऑफ 40%, सो इट्स 0.25 इंटू 0.4, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट हैविंग द हार्ट अटैक, उसके हार्ट अटैक है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे एंड एज आई सेड इन्हीं में से एक टर्म आपका न्यूमरेटर में यूज़ हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है यही आपको न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये वैल्यू आप सीधे सीधे न्यूमरेटर में रख देंगे। सो नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, आदर्श आर यू देयर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा हाफ, और ये याद रखिएगा जब तक वैल्यू यहाँ ना रखें तब तक आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व सिंप्लीफाई करने का एक्सप्रेशन प्रयास नहीं करेंगे। देखिए जैसा आप अभी यहाँ देखेंगे कि इट विल बी रियली हेल्पफुल। देखिए कैसे क्या क्या कैंसिल हुआ, हाफ 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 कैंसिल हुआ, 0.4 0.4 0.4 कैंसिल हुआ, तो 0.3 अपॉन 0.55। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो ऑफ कोर्स 30 अपॉन 55, सो इट्स 6 by 11। आदर्श बेटा, ठीक है, या अभिषेक इफ यू आर सॉल्विंग इट, ठीक है, सो आई थिंक यू पीपल वुड हैव गॉट दैट। तो ये हो गया इसका आंसर। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। Now moving to the next one. Bag A contains 5 white, 3 black balls. Bag B contains 4 white, 7 black balls. One of the bag is chosen at and for ball is drawn. Of course, ball is drawn from what is the probability that the ball is white. ठीक है, ये तो सिंपल है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट, तो दो केस हैं, इट्स अ वाइट बॉल फ्रॉम द बॉक्स 1 या इट्स अ वाइट बॉल फ्रॉम द बॉक्स 2। भाई दो ही केस है ना, तो ऑफ कोर्स पहले आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1 या बैग 1 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम इट। अच्छा, जब आपने बैग 1 सेलेक्ट ही कर लिया तो वहाँ से वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, या बैग ए जो भी आप मान लीजिए, तो सेलेक्टिंग वाइट बॉल इज लाइक 5 वाइट हैं तो 5/8। भाई 5, जब आपने बैग 1 देख ही लिया है तो मतलब सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें से फेवरेबल काउंट वाइट बॉल निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, और इसी तरह से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ बैग 2 एंड देन सेलेक्टिंग बॉल फ्रॉम दी बैग 2। अच्छा, बैग 1 बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, वो अज्यूम्ड है। ठीक है, और फिर वहाँ से वाइट बॉल आप निकाल ही लेंगे। भाई बैग 1 से 5/8 और इससे हो जाएगा 4/11, यहाँ पे आ जाएगा 4/11। ओके, so that's it. A bag contains 4 balls. 2 balls are drawn at random without replacement and are found to be white. What is the probability that all the balls in the bag are white? Again a question of total probability here. So probability oh sorry, बेस थ्योरम हेयर। देखिए है क्या, आप केस क्या बनाएंगे, केस यहाँ पे बनेगा भाई 2 बॉल निकाली गई एंड बोथ आर फाउंड टू बी वाइट। 4 बॉल हैं बैग में, 4 बॉल्स हैं बैग में, 2 बॉल्स निकाली गई एंड बोथ आर फाउंड टू बी वाइट हेयर। ठीक है, तो आप केस ये बनाएंगे, इवेंट आपने E2 लिखा व्हेन द बैग हैज 2 वाइट बॉल्स एग्जैक्टली, मतलब 2 अदर कलर बॉल। ठीक है, तो 4 बॉल है ना, एग्जैक्टली 2 वाइट बॉल हैं। E2, E3 हमने लिखा, या W2 लिख लेते हैं, W3। ठीक है, तो मतलब देखिए इवेंट्स भी जब आप लोग डिफाइन करें ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह से डिफाइन करें कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो आपके लिए। मतलब हो ऐसा ना हो कि जब आपको पेज, कई बार होता है ना भाई, यहाँ तो बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, बट आपको जब पेज में पलट के डेटा वापस नोट करना है तो कहीं कहीं गलत डेटा ना हो जाए, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जब आप W2 W3 यूज़ करें तो आपके दिमाग में रहेगा कि W2 W3 क्या है, अदरवाइज ऑर्डर कहीं पे चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज 3 वाइट बॉल्स एंड 1 अदर कलर बॉल एंड ऑल बॉल्स आर वाइट। हमें क्या दिया गया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी वाइट, 2 drawn balls are white, PD2।
ये हमें मतलब ये हो चुका है, सो दिस इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये इवेंट हो चुका है, सो 2 ड्रॉन बॉल्स आर वाइट, ये हो चुका। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि चारों, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो है E4 when D has already occurred, D2 has already occurred. So it's a question of Bayes theorem. क्यों? क्योंकि भैया पहले तो बैग में बॉल्स नहीं होंगी ना, भाई पहले जितनी भी नहीं हो, 3 वाइट या 4 वाइट या 2 वाइट, पहले तो बॉल्स ही होंगे। आपने 2 बॉल निकाली, दोनों वाइट आई, ठीक है। तो फाइनल स्टेप का आंसर आपको बता दिया कि भाई देखो जो फाइनल एक्सपेरिमेंट का यही हुआ ना, फाइनल एक्सपेरिमेंट, भाई 2 बॉल निकाली गई और वो दिखा देंगे भाई देखो ये दोनों वाइट है। अब बताओ कि बैग में चारों वाइट थी, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है फिर से। तो मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हो चुका है, एज आई टोल्ड यू ऑल, कि जो इवेंट हो चुका है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट होता है। सो ड्रॉइंग वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल, सो इट डिपेंड्स वेदर 2 white ball are drawn when bag has exactly 2 white balls, or 2 white balls are drawn when bag has exactly 3 white balls, and 2 white balls are drawn when bag has exactly 4 white balls, ठीक है। एंड एज आई ऑलवेज से, जो आपको यहाँ पे चाहिए उस टोटल प्रोबेबिलिटी में यही तो चाहिए हमें बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जब आप बेस थ्योरम लगा रहे हैं तो उसका जो न्यूमरेटर है वो टोटल प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन का एक टर्म है, तो हम इसे अलग से कभी भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब जरा हम ये लिखें तो ऑफ कोर्स पहले तो ये होगा कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग में 2 वाइट बॉल हैं, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स, या क्या प्रोबेबिलिटी है बैग में 3 बॉल हैं, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग में चारों वाइट बॉल हैं, एंड देन ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स, ठीक है। अब चूंकि कुछ दिया नहीं है, अच्छा ये तीनों केसेस भाई ये टोटल शेयर एजम्पशन है, गैस है। जब गैस है, वाइल्ड गैस है, तो तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी। भाई जब हमें पता ही नहीं है कि 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, चारों वाइट हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड गैस है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लाइक हेड एंड टेल जब आप करते हैं तो आपको थोड़ी पता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये भी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब जब 2 वाइट बॉल हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहला वाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है, 2/4, ठीक है। अब ये पहले स्टेप में, क्योंकि 2 वाइट बॉल हैं और 4 टोटल बॉल्स हैं, तो 2/4, एक बॉल निकल गई तो 1/3, प्लस 3 वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब 3 वाइट बॉल हैं तो 3 फेवरेबल काउंट टोटल में से 3/4, और एक वाइट बॉल निकल गया तो 2 3 में से, इसी तरह से 1/3, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, तो 1 ही होगा भाई, 1 ही है। जब 4 ही वाइट बॉल हैं तो 1 ही है। इसमें से आपका न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, न्यूमरेटर में ये आने वाला है, तो दिस इज सिंपली 1/3 अपॉन द सम, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट, सो दैट वाज येट अनदर क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। अब ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम यूजिंग द वेन डायग्राम, दिस इज नथिंग बट ओनली बी वाला पार्ट। फिर से एक बार यदि हम जल्दी से बना दें तो ये ओनली बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ओनली बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, ये है। अब आप यूज़ करिएगा डेटा, आंसर आ ही जाना होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसे लिखेंगे और फिर आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया, वन ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी of the 30% have 100% attendance, 70 students are irregular. Previous year results report that 70% of all students who have 100% attendance attain A grade, 10% irregular students attain A grade. Annual exam at the end of the year, one student is chosen at a random and he was found to have A grade. What is the probability that the student has 100% attendance? So isn't this again a question of Bayes theorem? ठीक है, तो वापस से ये आपका क्वेश्चन बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन हो गया है बच्चों, ओके है ना। तो ये क्वेश्चन आपका वापस से बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया है, ओके। सो अटेंडेंस रेगुलर इरेगुलर कर लेते हैं, ठीक है। तो 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज रेगुलर इज 1/3, प्रोबेबिलिटी students is irregular is like of course 30%, not 3/10, I'm sorry, it's 3/10 and this is 7/10. Previous 70% of the students who have 100% attendance attain A grade. So probability that a student
attains A grade when is a regular student is 0.7 and probability that student get A grade when he or she is not a regular student is 0.1 10%. बस सारा डेटा दे ही दिया है, ठीक है। नाउ इट इज़ लाइक ए ग्रेड आने के क्या चांसेस हैं, तो ए ग्रेड आने के चांसेस ये हैं कि भैया ए ग्रेड आए जब वो स्टूडेंट रेगुलर है, या ए ग्रेड आए जब वो स्टूडेंट आपका इर्रेगुलर है, ठीक है। अब यहाँ से ऑफ कोर्स पहले आपको पता होगा कि बच्चा रेगुलर है या नहीं, तो रेगुलर होने की प्रोबेबिलिटी एंड देन गेटिंग A grade when the student is regular, probability that the student is irregular and then probability of getting A grade when the student is irregular, ठीक है। अब सब कुछ आपको पता है, P ऑफ R पता है, A ऑब्लिक R पता है, IR पता है, A ऑब्लिक IR पता है, ये आ गया। हमें क्या क्वेश्चन में चाहिए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन। एज आई सेड ये पता है कि उसका A ग्रेड आ चुका है, द प्रोबेबिलिटी इज 100% अटेंडेंस। मतलब हमें जो यहाँ पे चाहिए वो यदि हम यहीं पे लिख दें वो है, ये हो चुका है कि उसका A ग्रेड आ चुका है, वो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। सो इट्स A इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A ग्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A ग्रेड ये है, और A इंटरसेक्शन R आपका यहाँ वाला टर्म ऊपर आ जाना है। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का ये हो गया सॉल्व। अब हम ये आप कर ही लेंगे, है ना। आप देखिए एक ही लीनियर x प्लस वाई लेस देन 100 है, x लेस देन 40 है, x ग्रेटर दैन 20 है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। लेस देन 40 ग्रेटर दैन 20, x इज इक्वल टू 20 ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 40 ये दूसरी वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब x ग्रेटर दैन 20 का मतलब इसके भाई x 20 है तो वर्टिकल लाइन पे, तो जब x 20 से बड़ा होना है तो ऑफ कोर्स इसके राइट साइड पे जाएगा, तो ये आपका शेडेड रीजन ये वाला हो गया, ठीक है। और सिमिलरली ये x इक्वल टू 40 वाली लाइन है, तो लेस देन 40 का मतलब ये हो गया, तो इसके लिए तो बस इन दो पैरेलल रीजन वाला हो गया। अब ये यदि हम प्लॉट करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का मतलब बिलो द लाइन, तो ये आ गया बिलो द लाइन, ठीक है। कॉमन वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हो गए। कॉमन रीजन आपका क्या हुआ, ये ट्रेपेजियम बन गया। बस आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है, कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख ही रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ये मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा आपका। सो दैट्स इट। सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड। एलपीपी प्रोबेबिलिटी में आई ट्राइड एंड ऑफ कोर्स इन वेक्टर एंड थ्री, तो आई फील हेयर स्ट्रांगली दैट दिस शुड बी सफिशिएंट। तो ये इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए फॉर द फाइनल प्रैक्टिस। इट्स नॉट लाइक इतना ही करके जाएं, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, बट उसके बाद यदि ये कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आने चाहिए बच्चों। सो दैट्स इट। सो लेट अस एंड देन एंड वी विल कम विद द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मतलब जो तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एओडी कैलकुलस में कवर कर चुके हैं, तो पहले के 4 चैप्टर रह जाते हैं। फंक्शन के 2 पार्ट, सेट रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, तो ये हम लोग फिर 2-4 दिन में फिर आगे लेकर आएंगे। तो 2 सेशन हो चुके हैं एंड आई थिंक आप लोग ये बच्चे, सारे बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एक बार कर लें, ठीक है, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो आई एम क्लोजिंग इट। So, okay, good night, Shubh Ratri. If anyone want to ask anything, let me know quickly. Otherwise, we will end it. कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो एक बार बता दीजिए. Otherwise, we will end it. So, Adarsh, Abhishek, anything? Shall we end then? चलिए, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में।